दोस्तों, अभी हम फिर से एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। ठीक है ना? तो हम पिछली बार पहला जो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो इकोसिस्टम के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था। पर इकोसिस्टम जानने के पहले इकोलॉजी जानना ज़रूरी था। तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ों को बता देता हूँ कि इकोसिस्टम से पहले इकोलॉजी क्या होता है। तो जो ये टर्म है इकोलॉजी, ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे कि ये दो टर्म से आया है। एक है इको, ठीक है, और प्लस लॉजी। लॉजी जो टर्म है उसका जो आपका जो मेन टर्म है उसे बोलते हैं लोगस। एंड इको, इको मतलब होता है हाउस, ठीक है, एंड लोगस मतलब होता है स्टडी। ये क्या हो गया? स्टडी। तो स्टडी ऑफ हाउस, हाउस नहीं बोल के हम यहाँ क्या बोलते हैं? हमारा हाउस क्या है? तो इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन विथ द पीपल। समझ रहे हैं ना? सिर्फ इन्वायरमेंट की स्टडी को नहीं कहेंगे, बल्कि इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का कंपोनेंट में जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर होते हैं उन लोगों के जो इंटरेक्शन होते हैं उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी टर्म से। कहाँ से ये चैप्टर? ये आपको एक बार देख लेंगे एनसीईआरटी का जो एक राइट, ये एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रामदेव मिश्रा। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो ठीक है, इनको देख लेंगे कि रामदेव मिश्रा, आप एक बार डिस्कस ही करते हैं कि रामदेव मिश्रा इज रिवर एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। कब जन्म हुआ था? तो 26 अगस्त 1908। कहाँ पे? तो सॉरी, कहाँ से इन्होंने पीएचडी किया है? तो ये ही हैज ऑब्टेन्ड पीएचडी इन इकोलॉजी इन 1937 अंडर प्रोफेसर डब्ल्यू एच पियर्सन। कहाँ पे? तो फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी यूके। देन ही एस्टेब्लिश टीचिंग एंड रिसर्च इन द इकोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। इकोलॉजी एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी कहाँ पे? तो बीएचयू वाराणसी में। His research laid the foundation of understanding of tropical communities and their succession, environmental response of plant population and productivity, and nutrient cycling in tropical forest and grassland ecosystem। ठीक है, तो इतना आप जान लेंगे काफ़ी है कि आपको कहीं से क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो आपका नाम है रामदेव मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मेजर हमको डिस्कस करना है वो यहाँ से डिस्कस करना है। आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। तो हमने पहला टर्म दिया था कि इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर एंड इट्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. Diverse or complex हमारा world, we can try to understand its complexity by investigating a process at various level of biological organism, that is molecule, macromolecule, cells, tissue, organ, individual organism, population, communities, ecosystem, and biomes. At any level of biological organization, we can ask two types of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in a garden, or we may ask how does word sing। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दो है, एक तो वेन एंड हाउ। वेन एंड हाउ, ये क्वेश्चन की बातें की जा रही है कि हम या तो जान सकते हैं कि कब बुलबुल ने सिंग की थी, और फिर अगर ये जान गए तो कैसे सिंग करती है। तो ये हमको कैसे जो आंसर देगा वो प्रोसेस को देगा। ठीक है ना? तो वही बात है कि हाउ डज वर्ड सिंग और वाई डज द वर्ड सिंग। हाउ एंड वाई क्वेश्चन सिक्स द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, वाइल वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन सिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। मीन्स उसकी सिग्निफिकेंस क्या है जब हम वाई करते हैं। वाई मतलब जब हम पूछते हैं कैसे, तो वो इसका वाई मतलब क्यों, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट में, उसकी चर्चा करती है। ठीक है, तो इतनी बात है हमने कह चुके हैं। For the example, first question of our, for example, the first question in our example, the answer might be in terms of operation of voice box and vibrating bone in the word. Whereas for second question, the answer may lie, the words need to communicate with its mate during the breeding season। मतलब पूछा जब वाई की बात करते हैं क्यों, तो वो होता है कि वर्ड्स का जो सेकेंड पार्टनर है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और कैसे करता है, तो कैसे का आंसर हमारे पास क्या होता है? तो ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स। मीन्स मैकेनिज्म की बातें हो रही है। अगर वाई पूछेंगे तो वाई होगा आपका उसकी नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, उसका बात होगा। और जब पूछेंगे हाउ, तो हाउ में मैकेनिज्म की बातें आएंगी। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types, that is why are night blooming
flower generally white? How does the we know we know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? And how does the chick spurs recognize her own mother? And so on. मतलब why and how के क्वेश्चन से हमें इन्वायरमेंट का जो भी इकोसिस्टम का जो भी प्रोसेस है उसका हमें सारा आंसर्स मिल सकता है, ये बातें डिस्कस कर रहा है। चलिए नाउ आगे पढ़ते हैं कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल दैट इज इन्वायरमेंट दैट इज एबायोटिक फैक्टर। मतलब हमने अभी बात की थी कि इकोलॉजी क्या है, तो इट इज़ द सब्जेक्ट। देखिए इसको आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये जीएस में काफ़ी conceptual चीज़ें हैं कि इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच की जो इंटरेक्शन है उसकी जो स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे कंसर्न है। कौन कौन से? तो बायोम्स, ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटीज एंड देन बायोम्स। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? OPCV, OPCV, या आप ऐसे याद रखेंगे कि कोई बच्चा है जो बायो से पढ़ रखा है तो सिंपल है कि OPCV मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन होंगे बायो मैथ वालों का। तो OPCV हमें क्या बताएगा? OPCV हमको बताएगा कि हमें कितने लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट को। तो इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। और इकोलॉजी मतलब ये बता रहा है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी करेंगे तो इकोलॉजी क्या बताएगा? वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बताएगा which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी चीज़ें इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है और कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है और कैसे अडेप्टेड है, इस चीज़ को फिजियोलॉजी के थ्रू स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी की स्टडी जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे करते हैं तो इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। समझ में आई? यानी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी किस लेवल पे है? तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे है। और उसमें स्टडी क्या करते हैं? तो हाउ इन्वायरमेंट हेल्प या हाउ द ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू live in environment in terms of survival as well as its reproduction। मीन्स सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट कैसे हेल्प करता है या खुद को वो कैसे अडेप्ट करता है ऑर्गेनिज्म, उसी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ये किस लेवल पे होता है? तो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होता है। उसके बाद में यू मे हैव लर्नड एट इन अर्लीस्ट क्लासेज हाउ रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस बिकॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन। ये बात बोल रहे हैं कि कैसे रोटेशन ऑफ द वर्ल्ड जो प्लैनेट है अराउंड द सन ऑन टिल्ट ऑफ द एक्सिस, उसके वजह से एनुअल वेरिएशन होती है और इंटेंसिटी में चेंज आता है। किसकी इंटेंसिटी में? तो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर में चेंज आता है। उसकी वजह से क्या होता है? तो डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट है these variations together with annual variation in precipitation account for the formation of major biome such as desert, rainforest and tundra। मतलब ये बता रहे हैं कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसके वजह से क्या आ रहे हैं? मेजर बायोम की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे एग्जांपल में डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा बायोम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक डायग्राम है, आप ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बॉटनी ऑप्शनल वालों के लिए, बॉटनी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके यहाँ पे बायोम्स कितने हैं हिंदुस्तान में या इंडिया में, उसकी आप मेंशन करिए, चर्चा करिए। तो उसको न जान के अभी हम ओवरऑल जानते हैं तो वहाँ से हमको जान कि अच्छा इस चीज़ को जानने के लिए हमको 2 चीज़ की समझ होनी चाहिए कि एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन क्या है और मीन टेम्परेचर क्या है, तभी चीज़ों को हम क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या कहता है।
सबसे पहले अगर आप देखेंगे डायग्राम को तो देखिएगा कि ये आपका टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर -15 से मीन्स 15 डिग्री माइनस से सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक। और ये आपका है इधर मीन एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन 0 से लेके 450 तक सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है -15 से कितने तक 30 डिग्री सेल्सियस तक की बात कर रहा है। और ये प्रेसिपिटेशन कहाँ से है 0 से लेके 450 तक की बातें कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो आपका पहला है वो है डेजर्ट, ठीक है ना। तो जो डेजर्ट है, डेजर्ट का आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ पे टेम्परेचर और जो टेम्परेचर और मीन एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन क्या होगा। तो आप जानते ही हैं डेजर्ट के अंदर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, ठीक है ना। और देखिए ये कम गलती करने में एक क्वेश्चन लोग गलती करके आते हैं कि रेनफॉल कम कहाँ होगा, लद्दाख में क्वेश्चन दे देगा और दे देगा राजस्थान में, तो आंसर्स करके आते हैं राजस्थान में, पर वो वाला बातें नहीं करना यहाँ पे, लद्दाख वहाँ मार के आएंगे, ठीक है। लेह या लद्दाख रहेगा ऑप्शन, तो वो ऑप्शन में से चूज करके आएंगे। यहाँ पे है कि डेजर्ट की बात करेंगे तो आपका टेम्परेचर देखिए ज़्यादा है, टेम्परेचर कहाँ तक आएगा तो 23 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। कहाँ से कहाँ तक तो 5 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। और प्रेशर जो प्रेसिपिटेशन है मीन जब रेनफॉल और की बातें करेंगे तो रेनफॉल की बातें बहुत कम होगी, लेस देन 50, ठीक है ना, लेस देन 50 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक 30 to 50 सेंटीमीटर आपका पूछेगा, ठीक है ना। तो पहली बात हम यहाँ पे लिखते जाते हैं 30 to 50 सेंटीमीटर क्या है ये रेनफॉल, ठीक है। और इधर टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है तो टेम्परेचर याद रखेंगे टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होगा तो 5 to 22.5 या 23 मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड है वो डेजर्ट के बाद वो चलता है वो क्या है तो आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं रेनफॉल देखते हैं। तो रेनफॉल देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ऑलमोस्ट 10 से लेके कहाँ तक है तो ये आप मान के चलिए कि 130 तक है, 130 तक है सेंटीमीटर में है सब, ये सेंटीमीटर में और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर टुंड्रा का। फिर से बात करते हैं कि टुंड्रा का आपका रेनफॉल कितने से कितना तक होगा तो 10 सेंटीमीटर से लेके 130 सेंटीमीटर तक। और टुंड्रा का एक और बात है कि उसका जो आपका जो प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर होगा उसको याद रखना। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है देखिए 10 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस से लेके -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि -10 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा इसका टेम्परेचर होगा। टुंड्रा में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। रेनफॉल जो होता है वो मिड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 10 से 130 सेंटीमीटर तक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, टुंड्रा को याद रखना है। और जो टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा। हमने दो चीज़ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं एक लंबा सा डायग्राम बना है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में हम ये इसको यहाँ से मेजर करते हैं और ये यहाँ तक आ रहा है, मतलब 50 के आसपास लेके चलें तो 50 से लेके 270 तक ये आपका मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है। 50 to 270 किसका तो ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट का, ठीक है ना, एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन। और बात करें इसकी टेम्परेचर की तो टेम्परेचर देखिए यहाँ पे माइनस में देख सकते हैं, -1 या 2 से चलता है और -1 2 से चलकर कहाँ तक है ऑलमोस्ट 15 तक है। तो माइनस ना लेके चलें, 0 भी लेके चलें, आसानी हमें याद करने के लिए होगा। तो टेम्परेचर 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है किसका कॉनिफेरस फॉरेस्ट का, किसका कॉनिफेरस फॉरेस्ट का, ठीक है। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट के साथ हो गया नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट का नाम ही लग रहा है। तो टेम्परेट का टेम्परेचर ज़्यादा है, कब से 8 से लेके टेम्परेचर कहाँ तक है तो 8 से लेके टेम्परेचर आपका है 22 तक, ठीक है, 23 तक होगा। नेक्स्ट है रेनफॉल की बात करते हैं टेम्परेट में। तो टेम्परेट में रेनफॉल भी जो है पहले से जितना हमने पढ़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो रेनफॉल कितना होगा तो रेनफॉल है आपका ऑलमोस्ट 70 से लेके ये रेनफॉल आपको देख रहे हैं यहाँ तक, यानी 230 तक होगा। ये होगा एनुअल मीन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है टुंड्रा हो गया, ये टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखते हैं।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या है कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है बहुत कम होगा। टेम्परेचर होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर होगा लेकिन वेरिएशन बहुत कम होगा। कहाँ से कहाँ तक माइन्यूट वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ से, तो 20 से लेके 22-23 तक, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 23 डिग्री सेल्सियस तक मान के चलिए टेम्परेचर का रेंज कम है, लेकिन टेम्परेचर है, बढ़िया टेम्परेचर है। उसके बाद रेनफॉल की बात करेंगे तो ये देखिए रेनफॉल 170 से लेके 450 के आसपास है, यानी 170 रेनफॉल जो है 170 से लेके 430 भी लेके चलते हैं, तो ये अच्छा वो है, रेंज है। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेनफॉल हाई होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी रेंज जो है, डेविएशन जो है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेट हो गया, अब लास्ट ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, उसके बाद अब है ग्रासलैंड। ठीक है ना, तो ग्रासलैंड की जो बात है वो यहाँ पे हम देखेंगे रेनफॉल और टेम्परेचर। तो ये देखिए पहला है हमारा, ये हम देख रहे हैं एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन। जो एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में है वो हम देख सकते हैं कि 70 के आसपास है। 70 से लेके कहाँ तक जा रही है, तो 70 से लेके 250 तक जा रहा है। ठीक है, ये किसका है, तो ये आपका सॉरी, ये टेम्परेट ग्रास हमने तो फर्स्ट पर ही दिया था, हमें ग्रासलैंड देखना है। तो ग्रासलैंड को हम फिर से वो करते हैं, डायग्राम से देखते हैं। ये ग्रासलैंड है, ठीक है, ये ग्रासलैंड है, इसका हम ये स्ट्रक्चर पे क्लिक कर रहे हैं, ये ग्रासलैंड है। ठीक है ना, तो ग्रासलैंड का हम जो एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन देखना है वो कितना है, 40 से लेके कहाँ तक, 100 तक जा रहा है। ठीक है, और ग्रासलैंड का ये आपका एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन है। इसी तरह से इसकी टेम्परेचर देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो टेम्परेचर जो है 0 से लेके ये मैक्सिमम देखिए 25 तक जा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, इसकी भी रेंज लंबी है। ठीक है ना, तो ये आपका एक डिस्कशन हो गया कि आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से बायोम मिलते हैं इन्वायरमेंट में, वो उससे आपको है कौन कौन से बायोम है। तो याद रखेंगे, टुंड्रा होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड होगा, डेजर्ट होगा। और इसकी टेम्परेचर और रेनफॉल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर हमको ज़्यादा डिस्कस करने की वो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वो है कि हम इन चीज़ों को अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। मतलब ये बोल रहे हैं कि रीजनल और लोकल वेरिएशन में हर बायोम में क्या होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट की फॉर्मेशन होती है। हैबिटेट क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैबिटेट है वहाँ पे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। तो हैबिटेट इज द लिविंग प्लेस फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो बोलता है कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विच विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट की फॉर्मेशन होती है किसकी वजह से, तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशन की वजह से। मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर सोन इन फिगर 13.2। हमने इस 13.2 में आपका क्या है कि आप बताया जा रहा है मेजर बायोम्स। थैंक यू।